गुड मॉर्निंग। आज आपको बच्चों क्लास 10 में आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल क्षार लवण और धातु आधार, वहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। आज आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक, इसकी बात की जाएगी। यह आपका नया चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक, चलिए इस दशा में आपको कुछ सिलेबस में कमी की गई है। क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, आप इसको जानकारी रखिए। देखिए, इसमें कार्बन और उसके यौगिक पढ़ने हैं। कुछ कार्बन के विषय में विशेष जाननी है बात आपको। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, फिर हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, इनका आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी पढ़नी है। तो ध्यान दो, इसमें आपको टॉपिक में मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन इसका, वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, और फिर इसका नामकरण कौन सा, IUPAC नामकरण। इतनी बात हो जाएगी जब, तब आप इस क्रम में आगे बढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा। नामकरण हो गया, फिर आप कार्बन के विशेष कंपाउंड पढ़ेंगे, यानी कि क्या रहेगा इसके बाद का पार्ट, कार्बन के यौगिक पढ़ेंगे। दो ही आपके सिलेबस में है, एक है आपका एथेनॉल और दूसरा है CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड। कार्बन के यौगिक में दो यौगिक पढ़ते हैं, एल्कोहल माने एथेनॉल और एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड, दो ये पढ़ते हैं। इसके बाद और आपके सिलेबस में है साबुन तथा अपमार्जक, एक टॉपिक ये भी है। जब आप यहीं कहीं रहेंगे, यहीं आपको मिल जाएगा सजातीय श्रेणी, एक टर्म आपको यहाँ मिल जाएगा, होमोलॉगस सीरीज, एक टर्म यहीं कहीं आपको आएगा, सजातीय श्रेणी। साबुन और अपमार्जक आपके चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। तो इतने लगभग मुख्य रूप से आपको जानकारी में रखनी है। और देखो, इसी बीच में जब आप कार्बन की बात कर रहे होंगे, इसी बीच में हम आपको बताएंगे कि कार्बन में श्रृंखलन यानी कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन होने का गुण कार्बन में किस तरीके से है, किस तरीके से इसमें असंख्य यौगिक बनाने की क्षमता होती है। इसी टॉपिक में आता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, एक टर्म ये भी आएगा, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसके बाद एक टर्म हम आपको पढ़ाएंगे मीथेन अणु की संरचना यानी कि जैविक, और इसमें लीवेन
वांट हाफ लीवे, वांट हाफ की परिकल्पना है, थोड़ा सा आपको जानना है, इसलिए इसको वहां पर दे दी जाएगा। एथेनॉल जब आप पढ़ेंगे तो इसको बनाने की विधि और इसकी भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण और उपयोग, इतनी बात आप एथेनॉल का पढ़ेंगे और इतनी ही बात आप पढ़ेंगे किसका, एसिटिक एसिड का। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक की बात आप कर लेंगे, तब आप इसके चैप्टर के एनसीईआरटी सवाल पे चलेंगे। तो चैप्टर का नाम लिखिए कार्बन तथा उसके यौगिक। इस क्रम में आपको आज ही शुरू कर दिया जा रहा है। तो चलिए देखिए, कार्बन तथा उसके यौगिक पाठ का नाम बनाइए और आप इसमें कुछ बातें पहले जानकारी के लिए रख लीजिए। 3 टर्म हम बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक और लास्ट है आपका हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक, अकार्बनिक और हाइड्रोकार्बन, 3 टर्म हम आपको दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए पहले। कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें मुख्य भूमिका यानी कि अहम भूमिका कौन अदा करता है, कार्बन। ऐसे यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहेंगे जिसमें मुख्य रूप से कार्बन का रोल हो, यानी कि जिस यौगिक में कार्बन मेन रोल अदा करता है उसको हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन अहम भूमिका एलिमेंट कार्बन की ही होती है। ठीक, अकार्बनिक में आ जाइए। अकार्बनिक में आपका जो कार्बन है ये उपस्थित हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान रहे, बात को ध्यान से सुनिएगा। अकार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन की उपस्थिति हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों कंडीशन है, परंतु कार्बन की मुख्य भूमिका नहीं होती है। ध्यान रहे, बात को ध्यान से समझिए। कार्बनिक यौगिक में कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक कार्बन प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट वो डिपेंड नहीं करता है उपस्थित है या नहीं है, बट मुख्य भूमिका कार्बन की नहीं होती है। अगर वह उपस्थित है तो भी, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगर उसमें कार्बन है तो कार्बन एज ए मेन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक, तो आप लिखेंगे ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, परंतु उस यौगिक में तब तो कार्बन की मुख्य भूमिका नहीं होती है, उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की मुख्य भूमिका होती है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है आपका, जैसे देखो NH2CO, NH2 ये आपका यूरिया है। और भी कार्बनिक यौगिक जैसे आपका देखो हाइड्रोकार्बन है, ये भी आते हैं कार्बनिक में, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें भी हम बताएंगे। अकार्बनिक में क्या है, जैसे देखो HCl, HNO3, NaHCO3, ये सभी आएंगे अकार्बनिक में। अब यहाँ ध्यान दो, कार्बन है लेकिन यह कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कार्बन की अहम भूमिका नहीं है, यहाँ धातु की अहम भूमिका है, और वो धातु आपका इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, इसलिए यह कंपाउंड आपका अकार्बनिक होगा। ठीक,
हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से केवल कार्बन और हाइड्रोजन दो ही एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, दो ही तत्व उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से ध्यान दो, ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य भी तत्व उपस्थित होते हैं परंतु बने यौगिक में कार्बन अहम भूमिका निभाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की उपस्थिति हो सकती है या नहीं भी हो सकती है परंतु उपस्थित होने पर भी कार्बन मुख्य भूमिका नहीं दिखाता है, नहीं अदा करता है, उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। ऐसे सभी यौगिक जिनका निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन से होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो बच्चों, यहीं से कहानी आपकी शुरू हो जाएगी। इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करने के बाद कौन क्या होता है, किसे क्या कहते हैं, ये बातें जानेंगे आप। फिर इसी में हम आपको क्रियात्मक समूह बता देंगे, एक टेबल बनवा देंगे। क्रियात्मक समूह जान जाएंगे आप, तब हम IUPAC नामकरण में प्रवेश करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक की बात हो गई। हेडिंग बनाइएगा हाइड्रोकार्बन, इसको हेडिंग बना के डिफिनीशन लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर आप हेडिंग डालिएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्लासिफिकेशन करेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करेंगे आप। यहाँ पर आएगा पहले खुली श्रृंखला, यहाँ पर आएगा आपका बंद श्रृंखला, ये बात हो जाएगी। खुली श्रृंखला में दो कंडीशन मिलती है, ध्यान दीजिए। इसी को आप ओपन चेन, और यहाँ पर आपका आएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसी को बोलते हैं एलिफैटिक। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, कुल मिला के आप ध्यान दीजिए एलिफैटिक में दोनों आते हैं, बल्कि आप यही लिख लीजिए एलिफैटिक। ठीक, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त वाले के पास केवल एक कंडीशन होती है, उसका नाम होता है एल्केन। असंतृप्त वाले के पास दो कंडीशन होती है, एक होती है इसमें एल्कीन और दूसरी होती है एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। बंद श्रृंखला के पास दो दशा होती है, एक इसमें होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक, इतनी बात हो गई। अब देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में CnH2n-2। ये इनके फार्मूले हैं। ये क्या होते हैं हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। इतनी बातें आपको बुक में, आपकी अपनी नोटबुक में, कॉपी में ड्रा करनी है। ये फ्लो डायग्राम है, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन है। ठीक, इतना कर लीजिए। अब इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं एक एक करके। पहले इधर की कहानी हो जाएगी, तब हम राइट हैंड चलेंगे। पहले इधर वाली बात क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए,
खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। तो खुली श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि कार्बन होगी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, चारों बॉन्ड कार्बन के ओपन चेन, ये देखो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं, या किसी दशा में पा सकते हैं। ये कार्बन की खुली श्रृंखला की संरचना है। क्या लिखेंगे? ऐसी श्रृंखला, ऐसी कार्बन की श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं कि वो अपनी श्रृंखला का विस्तार आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं कर सकते हैं। अपनी श्रृंखला का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन्हें हम खुली श्रृंखला के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये खुली श्रृंखला की कंडीशन 3 टाइप की आपको दिख रही है, जिसमें अगर कार्बन कार्बन के बीच कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजी बंध से सेटिस्फाई होगी। यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजी बंध से जुड़ी होती हैं तो इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं, जिसे एल्केन भी कहते हैं। अगर कहीं पर कार्बन कार्बन द्विबंध दिख रहा है, ये कंडीशन और ये कंडीशन आ जाती है आपकी अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी हम बात करेंगे, पहले तीनों जान लीजिए। ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है, उसे कहते हैं एल्कीन। ये आपका है एल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कहीं कम से कम एक त्रिबंध उपस्थित होता है, इस कंपाउंड का नाम देते हैं एल्काइन। और ये क्या है, ये दोनों क्या आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों आते हैं आपके असंतृप्त वाली कंडीशन। अनसैचुरेटेड की स्थिति, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की स्थिति दो तरीके से है। कार्बन खुली श्रृंखला में द्विबंध दिखा रहा है तो एल्कीन, और त्रिबंध दिखा रहा तो एल्काइन होगा। और ये दोनों की श्रेणी में आते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब चलो एक एक की बात करते हैं क्रम से। एल्केन क्या होता है? तो आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुने कि संतृप्त और असंतृप्त किसे कहते हैं? कार्बन परमाणु के मध्य कार्बन कार्बन सिंगल एकल सहसंयोजी बंध अगर उपस्थित है तो उसको कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है तो उसको कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल कौन है? एल्केन। असंतृप्त का कौन है? एल्कीन और एल्काइन। अब इन तीनों की हम बात करेंगे। इसके आगे हेडिंग क्या बनेगी आपकी? एल्केन। एल्केन। तो एल्केन किसे कहेंगे? एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है। इस तरीके से खुली श्रृंखला विथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है, इन्हें हम एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 में n की जगह पर 1 रखो तो वैल्यू आपको क्या मिलती है? C1H2 × 1+2 क्या आता है? C1H4। 1 लिखें या ना लिखें, कंपाउंड आपका CH4 आ गया। तो CH4 क्या होता है? ये एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन नोन एज एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है। कौन? मेथेन। इसका नाम है मेथेन।
इसे मेथेन कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए और भी बातें हैं कि मेथेन दलदल और कीचड़ वाले स्थान पे ज़्यादा प्रेफर करती है, ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। सो इसका एक नाम दिया जाता है मार्स गैस। मार्स गैस, चूंकि जो शब्द है मार्स, मार्स का मतलब होता है दलदल या इसी को बोलते हैं कीचड़। मार्स का मतलब दलदल या कीचड़। तो मार्स गैस किसे बोलेंगे? मेथेन को। और एक चीज ध्यान दो कि इसी मेथेन का एक नाम होता है फायर डैम को। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि जो कोयले की खान है, कोयले की खानों में कभी कभी आग लग जाती है, तो कोयले की खान में आग लगने का मुख्य रूप से कारण मेथेन गैस पाई गई, इसलिए इसका एक नाम फायर डैम भी होता है। क्या मतलब? मेथेन गैस दलदल या कीचड़ वाले स्थान में पाई जाती है, जिस कारण इसका एक नाम मार्स गैस है। कोयले की खान में विस्फोट होने या आग लगने का मेन रीजन मेथेन गैस की उपस्थिति, सो इसको फायर डैम के नाम से भी जानते हैं। ये चीज जाने रखिए। अब देखो, इसी क्रम में ये आपको मैंने कहा कि सामान्य सूत्र है, कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये फार्मूला वगैरह जानते रहें कि एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र पूछे या एल्केन का सामान्य सूत्र पूछे, आप ये बताएंगे। जब भी असंतृप्त का पूछना होगा तो इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, एल्कीन या एल्काइन। ध्यान दो बच्चों, इसी सूत्र को ध्यान रखते हुए कभी कभी बोर्ड परीक्षा में सवाल आया है, निम्न में एल्केन कौन है? अभी हम बता रहे हैं, पहले इन दोनों की भी बात कर लेते हैं, तब कंपैरिजन करा देते हैं। सेकंड पॉइंट देखो आपकी क्या है? एल्कीन। एल्कीन की बात है। एल्कीन किसे कहेंगे? एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन श्रेणी में सामान्य सूत्र CnH2n होता है। n इक्वल टू 1 रखो तो C1H2 इंटू 1 क्या आएगा? CH2, जो कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ये अनस्टेबल है, इसलिए ये संभव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखो तो हो जाएगा C2H2 इंटू 2, ये आ जाएगा C2H4। अब ध्यान दो बच्चों, C2H4 यौगिक को हम एथिलीन के नाम से मार्केट में जानते हैं। इसका व्यापारिक नाम है एथिलीन। यूज करते हैं इसका कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाने में, और जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। C2H4 है, ये देखो, दो कार्बन 4 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यह यौगिक की श्रेणी में आएगा आपका एल्कीन। और एक चीज देखो, जितने कार्बन हैं उसके 2 गुने हाइड्रोजन होने चाहिए, CnH2n। और एल्केन वाले में क्या था? एल्केन वाले में CnH2n+2 में क्या था? कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन था, और एल्कीन वाले में कार्बन के 2 गुने के बराबर हाइड्रोजन होगा। सो देखो, यही फार्मूला इस पे आ रहा है, सेट कर रहा है। इसी तरीके से एल्काइन की बात, हाँ एक चीज और ध्यान दो, एल्कीन को ही ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं, और एल्केन को पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक जानकारी है, आप इसको रखे रहिए अपने पास कि एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं और एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्केन को पैराफिन? क्योंकि पैराफिन का अर्थ होता है लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशीलता। तो एल्केन की क्रियाशीलता कम होने की वजह से इसको पैराफिन के नाम से भी जानते हैं।
ओलिफिन इसको इसलिए कहते हैं, ओलिफिन शब्द आया है, ओलिफिन आया है आयन लाइक लिक्विड, यानी कि जो एल्कीन होती है आपकी वो तेल जैसा गाढ़ा द्रव होती है, सो इसे हम ओलिफिन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आपका ये एल्कीन हो गया। एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है, उसे एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक, अब थर्ड हेडिंग देखें, एल्काइन। एल्काइन की बात की जाए तो एल्काइन देखो, एल्काइन क्या होगा? एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है, उसे एल्काइन कहते हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2। इसका मतलब क्या है कि कार्बन के 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन, ध्यान देना, एल्केन 2 गुने से 2 अधिक और एल्काइन में 2 गुने से 2 कम, और अगर एल्कीन था तो उसमें 2 गुने के बराबर। एल्केन में कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन, एल्कीन में कार्बन के 2 गुने के बराबर हाइड्रोजन, एल्काइन में 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन को ही एसिटिलीन बोलते हैं। हम आपको बता रहे हैं इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन ये होती है कि इसका प्रथम मेंबर एसिटिलीन, n=1 रखो तो आपको मिल रहा CH, जो कि गलत है, कंपाउंड संभव नहीं होता। अब यहाँ आ जाओ, 2 रख के C2H2 × 2 - 2 क्या आ रहा है? C2H2। C2H2 क्या होता है? एसिटिलीन होता है। और इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो कैसे दिखता है? ऐसे, ये है आपका एसिटिलीन, ये है एसिटिलीन। ठीक, तो इस तरीके से बात हो गई। अब देखो बच्चों, मैंने जो चीज बताई आपसे कि आता है बोर्ड परीक्षा में, ऑप्शनल में, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन दिए रहते हैं कि निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, या आपसे पूछ लेता है निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरीके की बात आती है। तो देखिए, तीनों फार्मूले एक बार आप रिवीजन में ले लीजिए। CnH2n+2 किसका है? एल्केन का। CnH2n ये किसका है? एल्कीन का। CnH2n-2 ये किसका है? तो एल्काइन का। ठीक, ये फार्मूला आपके सामने है। अब इसी का हम पालन करते हुए आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न में एल्केन है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C2H2, ऑप्शन डी C2H5OH। 4 ऑप्शन मिल गए आपको। अब कह रहा है निम्न में एल्केन है। ध्यान दीजिए, हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, सो ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी है, तो ऑप्शन डी तो एकदम नहीं होगा, उसको कैंसिल तुरंत मान लीजिए। अब ये 3 ऑप्शन आपके पास है, इन्हीं में आपको एल्केन को छांटना है, कौन सा एल्केन है। अब इसी तीनों के फार्मूले को आप ट्राई करेंगे। तीनों के फार्मूले का ट्राई करने का मतलब एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। अब उसी फार्मूले को यहाँ लिख लो, CnH2n+2, n = 1 रखो,
क्योंकि पहले मेंबर से ही ट्राई किया जाता है। तो क्या आएगा C1H2 इंटू 2, ठीक 2 इंटू 1 और प्लस 2, ये क्या आ रहा C1H4, 1 लिखें या ना लिखें, कंपाउंड मिल गया हमको CH4। इसका मतलब एल्केन कौन होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर हम 2 रखते हैं यानी इक्वल टू 2, तब देखो क्या आपका मिलता है C2H2 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या आएगा C2H6। अगर यहाँ पर C2H6 होता तो इस सवाल का ऑप्शन ए और बी दोनों सही होता। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये दोनों कौन हो सकते हैं? ये दोनों इन दोनों में से किसी फार्मूले का पालन कर रहे होंगे। तो देखो ऑप्शन बी है C2H4, यानी कि कार्बन का 2 गुने के बराबर हाइड्रोजन। तो 2 गुने के बराबर हाइड्रोजन किसमें आता है? एल्कीन में आता है। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला एल्कीन है। ऑप्शन सी वाला देखो 2 गुने से 2 कम हाइड्रोजन, यहाँ 2 है, 2 गुना करते तो 4 से 2 निकाल दो 2 बचा, तो 2 गुने से 2 कम हो जाएगा तो यह अल्काइन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया था वो आपका क्या था? अल्काइन था। सो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, चूंकि ए CH4 इज नोन एज मेथेन। मेथेन इज क्या होता है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। ठीक, सवाल नंबर 2 देखो। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में एल्केन या एल्केन हटा दिया, लिख दिया संतृप्त। निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है ए CnH2n, B CnH2n -2, C CnH2n +2 और D CnH2n +1x। ऐसे मान लीजिए जाए तो क्या करेंगे आप? संतृप्त हाइड्रोकार्बन इज नोन एज क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही नाम क्या दिया जाता है? एल्केन। तो ये आपको केवल भ्रमित करने के लिए नाम आया हुआ है, कौन सा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आप क्या इसमें देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम नाम देते हैं एल्केन। सो अब इस 4 ऑप्शन में एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र कौन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इस तरीके का सवाल आता है। और भी देखो, इसी में विकल्प बदल दे, कह रहा है निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब सूत्र की जगह केवल लिख दे है, निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन दे दिया C2H6, C3H6, C4H8। अब कह रहा है इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सब फार्मूले पे आप लगा लीजिए, सबको नहीं ट्राई करना है। ट्राई आपको केवल संतृप्त कह रहा है तो किसका करना है? एल्केन का करना है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो गया, उसी पे फॉलो कर लो। इन तीनों में से कौन कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम हैं? तो देखो पहला फार्मूला क्या आपका कह रहा? CnH2n +2। एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का ये सामान्य सूत्र है। इसी में आपको इन तीनों में ट्राई कर लो। पहला ऑप्शन नंबर ए ट्राई करें। देखो बच्चों, तो हम क्या बोले? CnH2n +2 वाला फार्मूला लगा लो। ऑप्शन ए बी सी तीनों आप चेक कर लो, तीनों में कौन सा यौगिक इस फार्मूले पे बैठ रहा है? वही यौगिक क्या होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका होगा। तो चलो CnH2n +2 वाले ट्राई करते हैं इसको। यहाँ C2 लिखा है H6, तो यहाँ पर n = क्या दिया है? 2।
फार्मूला है CnH2n+2, तो C2H2 इंटू 2+2, ये क्या हो गया आपका C2H6। ऑप्शन ए तो अभी आपका दिख रहा है, इसमें चले आओ बी में, यहाँ यह इक्वल टू क्या रखना है आपको 3, C3H2 इंटू 3+2 क्या बन के आ रहा है C3H8, तो यहाँ क्या है 6, ये नहीं होगा। यहाँ 4 रखा है, यहाँ यह इक्वल टू 4 रख दो, C4H2 इंटू 4+2 क्या आ रहा है C4H, 4 और 2 जोड़ो कितना होगा 6, सॉरी 2 इंटू 4 8 और 2 10, C4H10, तो यहाँ क्या दिया है H8, सो ये भी नहीं होगा। सवाल में आपसे पूछा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो कौन है आपका भी मिला था C2H6। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है एथेन। हम आपको आईपीएससी नाम में अगले स्टेप में इसको चर्चा करेंगे कि मीथेन कब बनता है, एथेन कब बनता है, प्रोपेन कब बनता है। तो इस तरीके से बच्चों देखो कंपैरिजन करना आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक सवाल बोर्ड परीक्षा में स्पेशली डन है, पूछा जाता है कि निम्न में संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या है, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या कौन नहीं है, कौन किस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाता है, ये बात की बात करेंगे हम कि एल्केन एल्कीन और एल्काइन में कौन किस तरीके की अभिक्रिया देता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आज आपको इतना जानकारी रखना है कि कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। जब इस तरीके का कोई भी सवाल परीक्षा में आ जाए तो आप ये फार्मूला याद रखो, इसी पे रख के ट्राई करो, जो यौगिक बन रहा है वो किस फार्मूले के तहत बन रहा है, उसी फार्मूले को हम उस यौगिक का नाम उस फार्मूले के अनुसार जान जाएंगे, वह यौगिक आपका कौन सा है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको पहचानना सीख गए। हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में पूरी श्रृंखला तक की बात मैंने कर ली, बंद श्रृंखला आपको कल हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम कल आईयूपीएससी की चर्चा कर रहे होंगे, क्रियात्मक समूह आपको बता रहे होंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तब हम कार्बन के कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे। तो आज आप लोग इतना जानकारी रखिए। धन्यवाद बच्चों, इतना आप लोग आज पढ़िए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको डिस्कस करो।